रिमोट सेंसिंग के बारे में देखा था कि कैसे रिमोट सेंसिंग इमेजेस कैप्चर करते हैं, और उसके कंपोनेंट्स में हमने स्पेशली ये चीज़ देखा था कि कुछ एक इमेजेस हैं उनका क्लासिफिकेशन इजी होता है और कुछ एक चीज़ों का क्लासिफिकेशन इजी नहीं होता है। मैंने आपको समझाया था कि रिमोट सेंसिंग में जो पोर्शन है कि इमेज होती है, ये फोटोग्राफ नहीं होता। क्या होती है कि ऊपर से जो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे प्लेटफॉर्म का मतलब सैटेलाइट जो है, या हमारा मोस्टली सैटेलाइट्स होती है और या एयरक्राफ्ट है, तो सैटेलाइट पे सेंसर लगे हुए होते हैं, सेंसर कैप्चर करते हैं। सेंसर कैप्चर क्या करते हैं? रिफ्लेक्टेड एनर्जी कैप्चर करते हैं। जो ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी कैप्चर करते हैं, तो रिफ्लेक्टेड एनर्जी कैप्चर की हुई एनर्जी सिग्नल्स के रूप में स्टोर होती है। और ये एनर्जी, इसका क्वांटम कि कितना रिफ्लेक्शन आया है, कितना है, उसको सिग्नेचर बोलते हैं, ऑब्जेक्ट सिग्नेचर या फीचर सिग्नेचर। जो अर्थ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी एक रिफ्लेक्टेड वैल्यू होगी, और वो बहुत ही एक डिफाइंड रिफ्लेक्टेड वैल्यू होगी। यदि उतनी रिफ्लेक्टेड वैल्यू वहां कैप्चर हुई है तो इसका मतलब नीचे पेड़ है। यदि दूसरी बी टाइप की रिफ्लेक्टेड वैल्यू स्टोर हुई है तो मतलब वहां पे एक पॉन्ड है। और यदि सी टाइप की कोई एक रिफ्लेक्टेड अमाउंट कैप्चर हुआ है और स्टोर हुआ है, इसका मतलब वहां पे बिल्डिंग्स हैं। तो इस टाइप की मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम अर्थ सरफेस पे देखते हैं। तो मोटे तौर पे हम छोटी छोटी चीजों को तो नहीं जाएंगे कि एक ही गार्डन में कौन सा फूल लगा हुआ है, ऐसा हम रिमोट सेंसिंग में नहीं कर सकते कि येलो फ्लावर है या रेड फ्लावर है या लोटस लिली पॉन्ड बना हुआ है इतना छोटा सा जो 2 मीटर बाई 2 मीटर का है। तो डिफिकल्ट है, हालांकि रिमोट सेंसिंग इस लेवल पे भी आ गई है कि 2 मीटर बाई 2 मीटर का परिमल गार्डन में जो लिली पॉन्ड बना हुआ है उसको भी कैप्चर करके उसमें कितने वो हैं फूल लगे हुए हैं, उसके अंदर कितने है, तो वो सब कुछ बता सकता है। रिमोट सेंसिंग से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो जो कैप्चर होता है वहां पे सेंसर में कैप्चर होता है, वो 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सेंसर के बारे में हम देखें तो जो कैप्चरिंग होती है सेंसर की, सेंसर जो कैप्चर करता है उसके बारे में 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। उन चारों चीजों को कहते हैं सेंसर का रिजोल्यूशन क्या है। और ये 4 चीजें हैं: स्पाशियल रिजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन एंड टेम्पोरल रिजोल्यूशन। बेसिकली मोर और लेस ये सेंसर से ही रिलेटेड है। हालांकि ये जो प्लेटफॉर्म है जिस पे ये लोकेटेड है उससे भी रिलेटेड है, या जो जिस टाइम हम रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं उससे भी रिलेटेड काफी होता है। बैकग्राउंड कैसा है, क्लियर स्काई है या नहीं है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, कौन सी एरिया में आप रिमोट सेंसिंग कर रहे हो, मॉइस्चर लेवल एटमॉस्फेयर में कितना है, ये सारी चीजें अफेक्ट करती है। लेकिन मोटे तौर पे जो अफेक्ट करता है वो होता है कि हमारा जो सेंसर जो कैप्चर करता है वो ही होता है। जैसे हम हमारे मोबाइल फोन का कैमरा यूज करते हैं, जैसे जैसे हम अच्छा मोबाइल फोन खरीदते हैं तो उसका क्या पिक्सल बढ़ता जाता है, उसका रिजोल्यूशन बढ़ता जाता है, तो हम केवल यही कहते हैं कि पिक्सल बढ़ गया। तो वो एक चीज होगी। जो थर्ड जो यहाँ पे रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन है ना, वो मशीन से रिलेटेड हो गई। तो फर्स्ट मैं आपको रिजोल्यूशन बताता हूँ कि सेंसर का जो स्पाशियल रिजोल्यूशन है वो कि कैसे अफेक्ट करता है हमारी फोटोग्रामेट्री को या रिमोट सेंसिंग इमेजेस को। तो जो स्पाशियल रिजोल्यूशन है दैट रिलेट्स टू इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द सेंसर। जो IFOV एक फील्ड ऑफ व्यू होता है जो सेंसर का होता है कि कितना खुल रहा है। तो किसी का तो क्या होता है कि 2 मीटर ही होता है FOV या IFOV, किसी किसी का 50 मीटर होता है, किसी का 1 किलोमीटर तक होता है। मतलब ये हुआ कि आप जब इमेज कैप्चर कर रहा है तो 1 किलोमीटर में, ये जो मैंने आपको एक बार समझाया था, ग्रिड में सेल्स होते हैं। तो सेल का साइज यहाँ पे जो जिनका IFOV जो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू IFOV जिनका जितना कम होगा उतनी ही क्लैरिटी बढ़ेगी, उसका उतना ही एनालिसिस हम इमेज का अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सेंसर की एक क्वालिटी हुई स्पाशियल रिजोल्यूशन कि कितना है। तो ये डिफरेंट स्पाशियल रिजोल्यूशन जितने भी हमने आया इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किए हैं उनकी डिफरेंट ओवर द टाइम
इम्प्रूव होते गए हैं। इनिशियली जब हमने लॉन्च किया था फर्स्ट सैटेलाइट, तो उसका करीब 70-80 मीटर था रिजोल्यूशन, स्पाशियल रिजोल्यूशन। अब घटते 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 वो 4-5 मीटर पे आ गया है। और यूएस और रशिया के जो सैटेलाइट्स हैं, चाइनीज सैटेलाइट्स हैं, कुछ इतने अच्छे उनके स्पेशल रिजोल्यूशन है कि 0.5 मीटर उनका लैंड सरफेस पे कोई आइटम है तो उसको भी, मतलब एक स्कूटर आपने रखा हुआ है कहीं पे, मोटरसाइकिल रखी हुई है, उसको भी वो गिन देंगे कि कितनी मोटरसाइकिल सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बाहर खड़ी है। तो यू स्पेस में जो भी चीज वेरी हो रही है वो इस सेंसर से हम डिटेक्ट करते हैं। दूसरा आपका आया कि स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन। जैसे हमने पढ़ा था कि स्पेक्ट्रम जो है लाइट का, जो सनलाइट नेचुरल लाइट आती है उसके स्पेक्ट्रम में बहुत सारे बैंड होते हैं, विजिबल बैंड, इंफ्रारेड बैंड था, उसके बाद इंफ्रारेड के बाद था माइक्रोवेव था। तो ये सारे बैंड में हम किस किस बैंड में सेंसर कैप्चर कर सकता है रिफ्लेक्टेंस को। कुछ एक सेंसर होते हैं केवल विजिबल रेंज को ही कैप्चर करते हैं, रिफ्लेक्टेड को। जो इरेडियंस होता है वापस जो पहुंचता है ऊपर सेंसर के पास, तो वो केवल और केवल एक ही चीज को कैप्चर करता है कि केवल विजिबल लाइट्स को कैप्चर कर रहा है। हालांकि विजिबल में भी बहुत सारे बैंड है, तो इंफ्रारेड नहीं कर रहा, फार इंफ्रारेड नहीं कर रहा, माइक्रोवेव नहीं कर रहा। तो उसमें नंबर ऑफ बैंड या रिफ्लेक्टेंस स्टोरेज कम हो गया। तो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन यदि नंबर ऑफ बैंड्स ज्यादा है तो उसकी रिमोट सेंसिंग की एक डेफिनेशन भी चेंज हो जाती है और उसकी क्वालिटी भी चेंज हो जाती है। तो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन आप समझ गए इससे कि ये कौन से बैंड में कैप्चर कर रहा है रिमोट सेंसिंग का रिफ्लेक्टेंस, वो हुआ। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन जो है ये हुआ कि नंबर ऑफ लेवल्स into which the received signal value is quantified या quantized. So how it affects, ये हम अपने मोबाइल में भी करते हैं कि कितने पिक्सल का है। तो ये हमारे लैपटॉप है या जो डेस्कटॉप होते हैं वो 32 बिट या 64 बिट होते हैं। इसमें भी जब सेंसर होते हैं वो 4 बिट होता है, 6 बिट होता है, नाउ इट इज अप टू 10 बिट। सो जैसे जैसे बिट बढ़ता है तो उसका डिस्टिंग्विशिंग पावर विद रेस्पेक्ट टू टेरेन, कोई भी ऑब्जेक्ट स्कूटर या मोटरसाइकिल खड़ा है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, पीछे क्या है, पीछे सीसी रोड है, तो उसके कंट्रास्ट में इसको पहचानना, क्योंकि जो खींच रही है इमेजेस, जो कैप्चर हो रही है वो तो 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर अब जो ऑर्बिट कर रहा है सैटेलाइट वो कैप्चर कर रहा है। तो इतनी दूर से जो सिग्नल कैप्चर कर रहा है उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये जंगल में खड़ा है मोटरसाइकिल या डिपार्टमेंट के आगे खड़ा है या नीचे सीसी रोड है या नीचे सिर्फ सोइल है। तो इस चीज की कैसे डिफरेंशिएट करें दो चीजों के बीच में जो बिल्कुल पास पास हैं, तो उसको रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन बड़े ही ढंग से डिस्टिंग्विश कर सकता है, इस चीज को रिजोल्व कर सकता है। तो रेडियोमेट्रिक रिजोल्व मतलब नंबर ऑफ बिट्स while quantifying or quantizing the information in the image. The last one is also very important with respect to say time scale studies. So क्या है temporal resolution, number of days after which the satellite revisits any location or ground. Suppose एक satellite है वो हमारे VGC कैंपस को आज कैप्चर किया, इंफॉर्मेशन उसने कैप्चर की, रिफ्लेक्टेंस कैप्चर किया। नाउ द सेम सैटेलाइट when it would come and capture the information, तो आज मान लो वहां पे 100 व्हीकल्स, 0 व्हीकल्स खड़े हैं और आज 2 महीने के बाद यदि वो आता है, ऊपर से सैटेलाइट गुजरता है, passes over the campus and capture the information, and that day suppose there are 100 vehicles standing in front of civil engineering department. So somebody who is analyzing the images could infer कि अभी कॉलेज चालू हो चुका है कि 100 व्हीकल्स खड़े हैं। तो 2 महीने के बाद आया ना, तो 2 महीना क्या हुआ उसका, रिपीटिविटी, टेम्पोरल रिजोल्यूशन। तो एक रिपीटिविटी बहुत ही अच्छा एक टर्म है इसमें रिमोट सेंसिंग में कि कितने दिन के बाद रिपीट हो रही है, रिपीट में इमेज ली जा रही है उसी एरिया की। इसे काइंड ऑफ फोटोकॉपी वी टेक बट विद द चेंज आफ्टर सम टाइम। तो बहुत सारे जो हमारे सैटेलाइट्स हैं वो केवल 24 घंटे में ही रिपीट कर लेते हैं चीज को। मान लो कि दिल्ली के ऊपर से कोई सैटेलाइट अभी पास हो रहा है तो कल सुबह फिर वो वही इसी टाइम लगभग 11:30 बजे पास होगा। तो चेंजेस क्या हो रहे हैं वहां पे, फ्लडिंग है या नहीं है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, नहीं तो कल तो गर्मी थी आज बारिश हो रही है, वहां पानी कौन कौन से एरिया में इकट्ठा है, तो कल से आज तक की सिचुएशन हमें पता चल सकती है। तो ये टेम्पोरल रिजोल्यूशन शो करता है कि हमारा
टाइम, टेम्पोरल का मीनिंग हुआ टाइम और स्पाशियल का मीनिंग हुआ स्पेस। तो स्पेस में क्या, टाइम में क्या चेंजेस है, तो ये दो हमारे रेजोल्यूशन हुए इसके सेंसर के। और ये हैं किससे, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट सेंसर जो ऊपर है प्लेटफॉर्म के, सॉरी, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन और स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, इसकी कैप्चरिंग पावर जो है सेंसर की, कि कितने टाइम में कितने बैंड्स में ये कैप्चर करता है, तो ये है। तो इनकी मैं डिटेल्स थोड़ी आपको और बताता हूं इसको एक्सप्लोर करके, ताकि ये समझ में आए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम जब तक रिमोट सेंसिंग इमेज कैसे कैप्चर हुई है और तो उसका आगे एनालिसिस हम देख पाएंगे। तो दो टाइप के क्लासिफिकेशन है। एनालिसिस का मतलब है कि दो टाइप के क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको, इमेज क्लासिफिकेशन। तो इमेज पहले कैप्चर कैसे हुई, और कैप्चर हुई तो उसमें है क्या इमेज में, ये जानना बहुत जरूरी है। और जो भी है वो कैसा है, और इतना अच्छी क्वालिटी का है और या इतनी गंदी क्वालिटी का है, तो वो हमें डिफ्रेंशिएट कैसे, क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो चीज इससे रेजोल्यूशन से पता चलती है। तो फर्स्ट है हमारा स्पाशियल रेजोल्यूशन। आप इसको थोड़ा सा पढ़ लो, मैं आपको समझाता हूं। सो ये जो जो लास्ट पॉइंट है, वो हम ज्यादा रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसमें डायरेक्ट आईएफओवी से पता नहीं चलेगा। जो आईएफओवी है वो केवल हमें डिस्टेंस देगी, डिटेल दूसरा नहीं देगी। अभी फुल स्क्रीन दिख रहा है आपको? नाउ व्यू इज क्लियर? सर। हाँ, यस सर। अभी बड़ा दिख रहा है ना, पूरा का पूरा स्क्रीन भर गया होगा। यस सर। हाँ और मेरा कर्सर दिख रहा है? हाँ सर। ओके ओके। और कर्सर अभी डिफरेंट के ऊपर है? हाँ सर। ओके, थैंक यू। तो अभी आपको डिफरेंट सेंसर्स हैव डिफरेंट आईएफओवी, फील्ड ऑफ व्यू। देखिए, कोर्सेस्ट आईएफओवी रन्स इनटू 1 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में अपना कॉलेज पूरा आ जाता है। तो वो कॉलेज को क्या बताएगा कि कौन सा मोटरसाइकिल कहाँ खड़ा है, या कहाँ पार्किंग है, या कहाँ ए ब्लॉक है, कहाँ बी ब्लॉक है, कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो 1 किलोमीटर की ग्रिड में वो केवल एक ही ऑब्जेक्ट बताएगा। आप इससे समझने की कोशिश करो कि आईएफओवी का मतलब हुआ कि उसका स्पाशियल रिजोल्यूशन कितना है। और यदि 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर हुआ, तो आपका जो ग्रिड में सेल है वो 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। और एक सेल का मतलब मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था, एक सेल में एक ही टाइप की कोई ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर सकता है। देयर कांट बी मोर देन वन ऑब्जेक्ट इन वन सेल। सो इधर इट कुड बी ए बिल्डिंग, इट कुड बी पार्किंग, और इट कुड बी व्हीकल्स। तो ज्यादा यदि उस सेल में व्हीकल्स हैं, तो वो बताएगा कि सेल में 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर में पूरे में ही व्हीकल्स ही हैं। और यदि ज्यादा बिल्डिंगे हैं तो क्या बताएगा, इसमें सारी बिल्डिंगे ही है। यदि ओपन स्पेस ज्यादा है और ग्रास उगा हुआ है, तो ये बोलेगा केवल यहाँ पे 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर में ग्रास ही है। तो आईएफओवी का मीनिंग हुआ कि जब हम क्लासिफाई करेंगे इमेज को, जब हम एनालाइज करेंगे इमेज को, तो 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर यदि आईएफओवी है, उसका स्पाशियल रेजोल्यूशन है उसका, तो वो उसको लंपिंग कर देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं लंपिंग इन द सेल ऑफ ग्रिड। तो आजकल इतना होता ही नहीं है। जब इनिशियली 80s 70s 80s में रिमोट सेंसिंग लॉन्च हुआ था, ये इनिशियल फेज में था रिमोट सेंसिंग, उस टाइम इतना इतना इसका रेजोल्यूशन, स्पाशियल रेजोल्यूशन था। नाउ इट इज हार्डली 10 मीटर और 20 मीटर और लेस देन से दैट अमाउंट। सो फाइनेस्ट आईएफओवी इज अबाउट 50 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर। जो क्विक बर्ड, मैंने लास्ट टाइम एक नाम लिया था सैटेलाइट का, क्विक बर्ड, सो उसका रिजोल्यूशन जो यूएस का सैटेलाइट है उसका 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपका एक बाइक पता चल जाएगा, इवन ये चल रहा है बाइक वो भी पता चल जाता है इसमें, यदि चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम, या खड़ा ही है कई दिनों से, ऐसा भी पता चल सकता है इससे। सो ये जब इतना इस सेल का साइज होगा तो लंपिंग क्या होगा, आधा मीटर बाई आधा मीटर में लंपिंग होगी। तो आधा मीटर बाई आधा मीटर में केवल एक ही ऑब्जेक्ट आएगा। तो एक ऑब्जेक्ट जैसे
बाइक है या स्कूटर है या कार है, तो कार तो इससे बड़ी होगी, तो ये 3-4 सेल, एक कार ही 3-4 जो सेल है ग्रिड के वो ऑक्यूपाई करेगी। तो इससे क्या होगा कि ज्यादा इंफॉर्मेशन हम कैप्चर कर रहे हैं तो ज्यादा स्टोर करनी पड़ेगी। तो जो लास्ट 2 बुलेट्स हैं वो ये मेंशन कर रही है कि जब हम IFOV कम कर रहे हैं, जैसे 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंट, दिस इज हायर ऑर्डर, इट्स हायर ऑर्डर। सो जैसे जैसे IFOV या स्पेशल रेजोल्यूशन हम फाइन करते जाते हैं तो क्या होता है कि स्टोरेज जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता जाता है। सो देयर इज आल्सो रिस्ट्रिक्शन इन analyzing and classification and using different remote sensing सॉफ्टवेयर्स कि ये किस लेवल के इमेजेस को हैंडल कर सकता है। आई गो टू नेक्स्ट। ये आपको नोशन ऑफ स्पेशियल रेजोल्यूशन, जब हायर होगा रेजोल्यूशन तो ये ऐसी दिखेगी इमेज, ऑल यू नो, एंड जब लो होगा तो जो साइड में बना हुआ है ना फ्रेम जैसा, वो इमेज ही है, पार्ट ऑफ द इमेज ही है, बट विद ए लोअर स्पेशियल रेजोल्यूशन। इसमें हायर स्पेशियल रेजोल्यूशन इमेज ऑफ एन अर्बन एरिया। दिस इज इंडियन सैटेलाइट कार्टोसैट 2, 2010-11 के अंदर ये करीब लॉन्च हुआ था कार्टोसैट 2। उससे पहले IRS 1A 1B 2A 2B ऐसे लॉन्च हुए थे। तो मैं आपको डिटेल उसकी दिखाऊंगा, ये चारों हम पढ़ ले पहले रेजोल्यूशन, उसके बाद डिटेल दिखाऊंगा। तो ये कार्टोसैट 2 की इमेज है और ये सारा डिटेल देखो, अर्बन एरिया का डिटेल है, एक बिल्डिंग दिख रही है। तो कार्टोसैट का कितना रेजोल्यूशन है, ये 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर तो नहीं हो सकता, एक बिल्डिंग इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती। ये कहीं स्टेडियम दिख रहा है, देखिए आप यहाँ पे, और यहाँ पे पूरी की पूरी बिल्डिंग्स दिख रही है और बहुत साफ साफ बिल्डिंग्स दिख रही है। तो मैं नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाता हूँ। ये देखिए आपका कुवैत का जो एरिया है वो दिखाया हुआ है, रिसोर्स सेट से लिया हुआ। तो ये इसमें डिटेल है, लेकिन यहाँ पे जो ये बिल्डिंग्स हैं इनका कुछ अर्बन एरिया का पता नहीं चल रहा, तो सो इतनी क्लियर कट इमेजेस नहीं है। कृष्णा रिवर माउथ, ये जो लिस्ट 3 इमेजेस है, लिस्ट 3 क्या है, ये हमारा सेंसर का नाम है। IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1C was the name given to that satellite 1C, and this is sensor on board of this satellite is list 3। जो 1A में था वो list 1 था, LISS था। इसका भी फुल फॉर्म है, आप गूगल कर सकते हो कि LISS का क्या फुल फॉर्म है, तो उससे आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जानकारी मिल सकती है इसकी कि क्या है। तो कृष्णा रिवर जो है तो उसका जो माउथ है वो इस पे लिया हुआ है IRS 1C से। और ये देखिए ये जो पूरा का पूरा रिवर है वो यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है और हम इसको काफी अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हैं। ये रेड जो है, ये पार्ट जो है वो अभी अब मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा कि ये रेड क्यों दिख रहा है और ये ऐसा लाइट रेड या पिंक कलर का क्यों है और ये यहाँ पे व्हाइट क्यों दिख रहा है। सो ये हम अलग अलग कलर्स क्यों दिख रहे हैं, ऐसा होता तो नहीं है सरफेस पे, लेकिन है। और ये पानी इतना ब्लैक क्यों दिख रहा है, इसकी भी हम जानकारी लेंगे कि एप्लीकेशन में क्यों इतना ब्लैक दिख रहा है। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, स्पेशियल रेजोल्यूशन की क्या क्या हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये एक लो रेजोल्यूशन इमेज ऑफ मुंबई सिटी एरिया। तो इसमें क्या क्या चीजें दिख रही है, देखो इसमें बिल्डिंग्स कुछ नहीं दिख रही है, पूरा मुंबई है, ये हार्बर एरिया या जिसमें क्रीक कहते हैं, सी क्रीक, वो एरिया है यहाँ पे। और ये दिख रहा है लेकिन यहाँ पे आजू बाजू पूरा का पूरा डेवलपमेंट कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी बिल्डिंग्स नहीं दिख रही, यहाँ कुछ एक लेक्स दिख रही है विद इन द सिटी एंड रेस्ट ऑफ द एरिया इज नॉट विजिबल। सो व्हाट वी कॉल इज लो रेजोल्यूशन इमेज। एनालिसिस करने के बाद हमें कुछ नहीं मिला, एक मोटे तौर की जानकारी मिली कि क्या क्या है यहाँ पे। ये सुंदरबन डेल्टा जो है, जो गंगा रिवर बंगाल से या बांग्लादेश से अंदर गिरती है बे ऑफ बंगाल में, तब उसका जो फॉर्मेशन है डेल्टा का, ये डेल्टा एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो WIFS है, देखिए आप नया सेंसर है यहाँ पे, IRS 1C पे पहले कौन सा था, लिस्ट 3 था। तो वहां पे 2 टाइप के सेंसर लगे हुए होंगे, सैटेलाइट तो सेम है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1C, उसमें लिस्ट 3 था, इसमें वाइफ्स है। तो WIFS जो सेंसर है ये सेकेंड टाइप ऑफ सेंसर है, तो एक ही सैटेलाइट पे सेकेंड टाइप ऑफ सेंसर। तो इन सेंसर की क्या खूबी है वो हम थोड़ी देर में देखते हैं।
अभी स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन जो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट बैंड में एक्वायर करने की जो कैपेसिटी होती है सेंसर की, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन दिस स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन. So this capacity is definitely of the sensor, not of the platform or not of the kind of repeativity. So what it is, the ability of a sensor to acquire data in several wavelengths of the electromagnetic spectrum refer to its spectral resolution. The differences in properties of absorption, reflection of the earth surface material can be better captured with the high spectral resolution sensor. जैसे जैसे हम बैंड बढ़ाते हैं जो कैप्चर हो सकते हैं, तब वैसे वैसे उसकी जो हमारा क्लासिफिकेशन का लेवल है वो बढ़ता जाएगा. हम इजीली क्लासिफाई कर पाएंगे अर्थ सरफेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में. तो अभी जो हम ये देख रहे हैं कि स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, तो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन की अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑफ द sensor, the remote sensing can be classified in these four ways. Earlier or nowadays even, some of the images are taken as black and white, also known as panchromatic. So remember this, there could be a question of 2 marks in the GTU examination, that what is panchromatic or what types of panchromatic images are. So these are black and white images. क्यों होती है ये इमेजेस? यदि एक ही बैंड हम डाल रहे हैं, जब हम प्रोसेस करेंगे तो हमें पता चलेगा RGB जो बेसिक 3 कलर्स हैं, R रेड, G ग्रीन, RGB B ब्लू. सो ये 3 जो बेसिक कलर है उसको गन बोलते हैं. इसमें जब प्रोसेस करते हैं तो वो जब इस पे इमेज में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे अटैच करते हैं तो उसमें से हमें कलरफुल इमेज मिलती है, जैसे मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाई थी. तो अब ये जो इमेज है, यदि हम एक ही बैंड डालेंगे, तीनों RGB, तीनों गन्स में एक ही टाइप की बैंड डालेंगे, तो क्या होगा कि हमारी जो इमेज है वो ब्लैक एंड व्हाइट निकल के आएगी. तो वो कलरफुल नहीं होगी. जैसे हमने पहले देखा था कि जो एनालॉग या जो हमारी सिंपल कैमरा से हम फोटोग्राफ लेते हैं वो भी ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, फिर धीरे 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 कलर में गई. तो ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस का एक डिफरेंट यूज है रिमोट सेंसिंग में, और अभी तक भी है, क्योंकि सर्टेन रिमोट सेंसिंग डोमेन्स does not permit multispectral and colorful images classification into colorful. मोनोक्रोमेटिक जो इमेज है एक ही कलर का है, सिंगल वेवलेंथ से मिलती है, एक सिंगल वेवलेंथ उसमें जा रहा है, तो उसको मोनोक्रोमेटिक कहते हैं. मल्टीस्पेक्ट्रल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हाइपर स्पेक्ट्रल, जब 4 से 7 बैंड्स तक हम यूज करते हैं, जैसे हम विजिबल में और इंफ्रारेड में बहुत सारे बैंड अवेलेबल हैं, तो उनमें से 4 से 7 के बीच में लगभग एंड अप टू 20. सो दिस डेफिनेशन इज नॉट रिजिड. तो बैंड जैसे 20 तक है तो उसको मल्टीस्पेक्ट्रली बोलेंगे. अब आप बोलोगे 20 से 200 तक है तो उसको क्या बोलेंगे? तो हाइपर स्पेक्ट्रल बैंड्स किसको, हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग किसे कहते हैं हम? वेयर वी आर यूजिंग मोर देन 200 वेवलेंथ्स, वेयर वी आर यूजिंग द रिफ्लेक्टेड इरेडियंस captured by the sensor more than 200 wavelengths. So that is hyperspectral. So multispectral is much in use. Hyperspectral is used for both. ही जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है और जो नेशनल लेवल के इंपॉर्टेंस की चीजें होती हैं और जिनको हमें ज्यादा बहुत ही माइन्यूटली क्लासिफाई करना पड़ता है, तो वी शुड गो फॉर सच हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स एंड हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग. ये देखिए आप डिफरेंस बिटवीन, दिस इज हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन. जब हम बहुत सारे बैंड यूज करके एक चीज का रिफ्लेक्टेंस मेजर करते हैं, रिफ्लेक्टेंस में 0 to 0.8% है. 1 होता तो यहाँ पे 100% हो जाता. आप सोचिए, आपको इमेज दिख रही है ना आराम से? यस सर, दिख रहे हैं. ओके. तो ये रिफ्लेक्टेंस है, ये परसेंटेज में निकालोगे तो 0 से 1 तक जाएगा, तो मतलब 0 से 100% रिफ्लेक्टेंस हो गया. तो ये जो इमेज है यहाँ पे बिल्कुल ही रिफ्लेक्टेंस नहीं है, यानी सेंसर हमारा, कोई भी सेंसर किसी भी डोमेन में इतने सारे बैंड है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक है. लेकिन कितना स्मूथली कैप्चर कर रहा है,
कितना स्मूथली, मतलब डिफरेंट जो उसकी कैपेसिटी है कैप्चर करने की, उसको स्मूथ लाइन मिल रही है, बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारी रीडिंग्स ले रहा है वो सेंसर, ये कह सकते हो आप। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं लेबोरेटरी में तो 4 रीडिंग लेते हैं तो कैसा ग्राफ आता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में, बिल्कुल ऐसा ही आया था ना 4 रीडिंग लेने के बाद। तो 4 रीडिंग लेने के बाद ये जो है लो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है। आप अपना माइक्रोफोन बंद कर दें। ओके, तो ये जो 4-5 रीडिंग कैप्चर हो रही है, ये लो स्पेक्ट्रल है। तो ये किसका है? सेंसर का एक लिमिटेशन है, इफ दैट दे आर इनटू लो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। सो देयर आर फ्यू रीडिंग्स बट वी कुड मेक आउट दैट देयर आर सर्टेन फीचर ऑन द सरफेस व्हिच हैज बीन कैप्चर्ड एंड हुज रिफ्लेक्टेंस वैल्यूज आर दिस। तो रिफ्लेक्टेंस तो है, देखिए यहाँ से ऊपर भी जा रहा है, लेकिन हमें ये उसका वेरिएशन इतना स्मूथ नहीं मिल रहा है। तो हमें किस क्वालिटी की क्लासिफिकेशन चाहिए जब हम सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट कर रहे हैं? तो हम डेफिनेटली ऐसे क्लासिफिकेशन बेस तो नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो सिविल इंजीनियर्स करते हैं, दे आर ऑफ से सिटी इंपोर्टेंट और से स्टेट इंपोर्टेंट, एंड मेनी ऑफ देम आर ऑफ द नेशनल लेवल, हैविंग दैट लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस। तो जैसे आप एयरपोर्ट डिजाइन करते हैं, रनवे डिजाइन करते हैं, तो उसमें ये कुछ काम की नहीं है। यू शुड गो फॉर ए हायर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन. So that sort of remote sensing image should be analyzed to have the idea about a field to construct or create a new airport. Remote measurement of vegetation with imaging spectroscopy. Now you look at here, if we are having a good values. In the previous slide I haven't mentioned here, you should keep watch on this wavelength. ये समझने के लिए रिमोट सेंसिंग बहुत जरूरी है कि हम ये किस किस एरिया में कर रहे हैं। जो 400 to 700 है ना, ये देखिए वेवलेंथ इन नैनोमीटर है। हमने माइक्रोमीटर में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है, तो उसमें 0.4 to 0.7 था। तो नैनोमीटर में करेंगे तो 400 to 700 हो जाएगा। ये नियर इंफ्रारेड, तो ये यहाँ तक जाते जाते 1 मिलीमीटर के करीब भी नहीं हो रही है, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर हो रही है। मतलब यहाँ पे माइक्रोवेव लगभग चालू हो रही है। यहाँ पे इस एरिया में माइक्रोवेव कब लगभग चालू हो रहा है। लाइकवाइज यहाँ पे भी अब नैनोमीटर में इसकी वेवलेंथ है, तो 0.4 से 0.7 तक ये विजिबल है। और उसके बियॉन्ड जब जाते हैं हम धीरे धीरे तो यहाँ से करीब माइक्रोवेव चालू होगा, जब 1 मिलीमीटर से नैनोमीटर, फिर माइक्रोमीटर, और फिर 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर तक माइक्रोवेव है। तो यहाँ पे हमें यहाँ मिल रहा है 1 मिलीमीटर, नहीं कि 1 मिलीमीटर मिल रहा है, यहाँ पे मिलेगा नहीं, माइक्रोमीटर मिलेगा यहाँ पे। Here we get here 1 micrometer and here 2.5 micrometer. So this is not remote sensing in microwave range. It's before that range of the electromagnetic spectrum. So here these are the different vegetation in a forest area, you can assume, and this is reflectance value. So different, I would suggest you to look at the blue line, which represent broad leaf kind of trees, this blue line. So blue line is almost matching with green and red in this area visible. It is having very less reflectance between this 700 to 1300 nanometer range. But further if you go, then it is above the red and so on. And if you look at which one, this pink line, magenta color, if you look at magenta color, which represents here on the top, here in this range at the bottom, and again on the top. So this different vegetation act differently, and here the curve is smooth, very much smooth, means the reflectance captured is having many values onto the sensor. The third is the radiometric resolution. A sensor with high radiometric resolution can detect fine differences in the amount of energy absorbed reflected in the given wavelength by the terrain material, means which is there onto the on the object we are viewing or capturing, and also the terrain. So high radiometric resolution can help sense the state of the terrain features such as vegetation, if it is affected by disease or under stress due to lack of the moisture, etc.
जो एग्रीकल्चरल की बात करते हैं हम, एग्रीकल्चरल कि ग्रोथ कितना है, ड्राउट कंडीशंस है या नहीं है, तो आजकल क्या होता है, गवर्नमेंट विद इन 15 डेज डिक्लेयर कर देती है कि भुज एरिया में इस बार पानी बरसा नहीं है, तो बाय द एंड ऑफ अगस्त कि दे डिक्लेयर दैट दिस एरिया इज फेमिन स्ट्रक. सो हाउ दे डू अर्लियर, जो तलाटी था वो रिपोर्ट भेजता था, कलेक्टर के पास आती थी, कलेक्टर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भेजता था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा एनालिसिस करके फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज देती थी. ये सब कुछ होता ही नहीं है. गांधीनगर में बाइजेक बना हुआ है, वहां से ये रिमोट सेंसिंग इमेजेस को एनालाइज किया जाता है और ये गुजरात गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कैसा है वहां पे. तो जैसे विल्टिंग होती है क्रॉप्स की, तो दे डिक्लेयर दैट दिस एरिया इज नाउ वोंट सस्टेन दी क्रॉप, and they could declare it as a drought affected. I said that this is 6-bit and 2-bit kind of, so as we go on higher levels of technology in radiometric resolution, we get better pictures. This I have already explained. You could read the 2-3 bullets over here. This is basically the temporal resolution is used for change detection. Like we have taken, say, image of Bhopal area every year on the same date. Then how much was it developed by last year, last to last year. So in urban planning, temporal resolution is very much important. Say if you are a urban planner or a civil engineer in municipal corporation, then in that case, if you are analyzing these temporal with high temporal resolution images, then you could tell the government or the governing body that these are the kind of changes took place. Like there was no riverfront before, say, 10-15 years. So how was the Sabarmati that time passing through the Ahmedabad city, and how it looks like now? So those kind of temporal changes could be detected, and studies are done. So many studies are going on. Especially you would see that the coastal area studies are done through this kind of change detection, that how much area is or has gone under the saline impact from the sea. So that kind of studies are done. Typical revisit frequency of some of the, say, varies between 15 to 20 days. This the last, due to spatial control capability, it is possible with some satellites to get images anytime. The last bullet, due to spatial control capabilities, it is possible with some satellites to get images anytime. So there are two types of satellite. One are like sun synchronous, and second is geosynchronous. Geosynchronous are also sometimes called geostationary satellite. So they moves along the movement of Earth, and sun synchronized means satellite which are set with the motion, or it's that a kind of most of the satellites which we weather satellites, which are affected by the sunlight radiation of the sun. So they need to capture the qualities of sun. So they should focus on a particular area in a particular time period, or the particular time period in the year. Say how it is being heated, or how the sunlight is not falling onto the polar region. So in that case, we need sun synchronous, that is the satellite is in sync with the sun. Other satellites are geosynchronous, and these are used mostly for say when we are watching TV, we should not be disturbed all the time that we are changing the position of kind of antenna. So what these where we need to go for such geosynchronous or geosync satellite in that case. Now I show you some of the satellite information which India has launched. I show you one
information directly from the internet. And now could you see the different slide now? सर अभी तक पीडीएफ ही है वो लास्ट वाली। पीडीएफ है, ओके ओके। नाउ हाँ दिख IRS रहा है का। नया IRS-1 है, ये सैटेलाइट का पूरा टेबल दिख रहा है। हाँ सर। Okay, I'll take only 5 minutes for this and then we'll wind up this lecture. This is very important. आप सब माइक्रोफोन आपका ऑन कर सकते हो, क्योंकि ये बात करने से ज्यादा दिमाग खुलेगा। नहीं तो क्या होता है, ये जो रिमोट सेंसिंग कैसे है और क्या कंपोनेंट्स है इसके समझ में नहीं आएंगे तो मजा भी नहीं आएगा। तो आप चाहो तो एक दूसरे से भी बात कर सकते हो और मुझसे भी बातें कर सकते हो। तो आपकी जानकारी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। स्कूल में पढ़ा है कुछ और याद है आपको तो, और नहीं तो आप यहाँ से देख के भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये क्या है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेट मी टेल यू कि ज्यादा पहले की है नहीं। जैसे हिस्ट्री थी, जो हिस्ट्री पहले था तो वो एक बार लिख दिया तो लिख दिया, चेंज नहीं होता। यहाँ तो ये जो टेक्नोलॉजी हर साल चेंज होती है। मैं स्लाइड बनाता हूँ हर साल, मुझे आपको फिर से नेट पे ही बताना पड़ता है कि ये है। तो भी ये जो मैंने आज डाउनलोड किया हुआ है ये पूरा लेटेस्ट नहीं है, ये 2013 तक का इंफॉर्मेशन दे रहा है। 2015, 16, 17 में भी काफी काम हो चुका है। 2019 में कार्टोसेट 3 लॉन्च हुआ था अभी। तो आपको कुछ ये पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ब्रीफ तो ले ही लेता हूँ कि कैसे है। जैसे इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हमने 88 में लॉन्च किया था पहला। तो इसका देखिए कौन से सेंसर थे, ऊपर देखिए लॉन्च डेट के बाद क्या है, सेंसर कॉम्प्लीमेंट। कौन कौन से सेंसर थे यहाँ पे, LIS-1 LISS-1 एंड दूसरा 2AB, 3 टाइप के सेंसर्स थे इसमें। और इसमें स्पेक्ट्रल बैंड जो हम अभी कह रहे थे ना, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, जो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, तो इसमें कौन कौन से बैंड में काम होता था। स्पेक्ट्रल बैंड्स माइक्रोमीटर में दिया हुआ है, तो 0.45 से लेके 0.52, मैं सारी रीड नहीं करूंगा, एक ढंग से बता रहा हूँ। बाकी मैं आपसे, आप कुछ इंफॉर्मेशन डिस्कस करना चाहो तो धीरे धीरे कर सकते हो। तो दूसरा है 0.52 से 0.59, 0.62 से 0.68, 0.77 से 0.86। तो ये जो पहले 3 यहाँ पे बैंड है आप देख सकते हो, तीनों ही विजिबल रेंज के, 0.4 से 0.7। तो ये पहले ही तीनों के तीनों विजिबल के हैं और ये नियर इंफ्रारेड में बैंड गिर रहा है। तो बहुत सारे बैंड हो सकते हैं, EM जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसमें से तो बहुत सारा बैंड हो सकता है। ये हमारा सेंसर की कैपेबिलिटी होती है कि ये कौन से बैंड में काम कर रहा है। बैंड की रेंज भी हो सकती है लाइक 0.45 से 0.52, तो ये इतनी एक रेंज हो सकती है, या 0.45 से 0.48 भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि इसमें इतना बड़ा गैप हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ सेंसर ये बैंड बनते हैं यहाँ पे। ये स्पाशियल रेजोल्यूशन मैंने बोला था ना कि बहुत बड़ा था हमारा। तो LIS-1 का कितना था, पहला जब लॉन्च किया था 88 में, 72 मीटर पे लंपिंग होती थी। एक सेल की साइज क्या थी, हमारी ग्रिड जो रिमोट सेंसिंग ग्रिड है, इमेज है, उसमें एक सेल की साइज थी 72 मीटर। और LIS-2 इमेजेस बहुत कम थी, उसमें बहुत ही कम डेटा था, इसमें उसका 36 था, इसका जस्ट हाफ। ये स्वाथ विड्थ किलोमीटर में, मतलब एक जब एक्सपोजर करता है हमारा, क्या जब हमारा सेंसर एक्सपोज करता है, जैसे हम फोटो खींचने के लिए क्या करते हैं, वी क्लिक दी बटन। लाइकवाइज व्हेन बटन इज क्लिक्ड फॉर द सेंसर, देन कितना नीचे जमीन पे ये एरिया 1000 किलोमीटर से ऊपर से जब ये क्लिक हुआ उसका सेंसर को, तो नीचे जमीन पे कितना एरिया कवर किया उसको बोलते हैं स्वाथ विड्थ। तो ये 148 किलोमीटर, इट्स 148 किलोमीटर। आप सोच सकते हो यहां से बड़ौदा तक एक ही इमेज में सारा कैप्चर हो गया, या उससे भी आगे। सूरत के नजदीक भरूच तक पहुंच गए हम, अहमदाबाद से भरूच तक पहुंच गए, और एक एक्सपोजर में इतना सारा कैप्चर हो जाता है। ज्यादा कैप्चर हो रहा है, लेकिन अच्छा कैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि 72 मीटर इसकी लंपिंग है। और ये कितने दिनों में रिपीट होता था उसी जगह पे, तो ये हो गया टेम्पोरल या टेम्पोरल रिजोल्यूशन या रिपीटिविटी। तो ये 22 डेज था यहाँ पे। तो ये 22 डेज तो डिपेंड करता है कि उसका अल्टीट्यूड कितना है, उस पर डिपेंड करता है। ये क्वालिटी ऑफ सेंसर पे डिपेंड नहीं करता है। और हमारा कौन सा ये जियो सिंक है या सन सिंक है सैटेलाइट, उससे डिपेंड करता है कि कैसा है। तो वो रिपीटिविटी का तो एक हम छोड़ देते हैं, और ये नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। जैसे 1B हुआ, फिर 94, फिर 95, फिर हुआ
ये IRS P3 देखिए, इस पे कि कौन कौन से थे। मैं सेंसर के बारे में बात कर लूं, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दोनों वो इस टाइप के। 2M था, लिस्ट 3 आया। लिस्ट 3 में आया तो ये 23, ये सारी इमेजेस है ना, बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट है उसमें इमेजेस अभी भी क्लासिफाई होती है, एनालाइज होता है। क्लासिफिकेशन जो आप बॉम्बे चले जाओगे यदि एमटेक करने के लिए, या दूसरी कंट्रीज में चले जाओगे और इंडियन एरिया का आप एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको अभी भी जो मार्केट में जो सस्ती रेट पे इमेजेस मिलती है वो 23.5 मीटर की ही मिलेगी अभी भी। तो ये कौन से 95 में लॉन्च किया हुआ लिस्ट 3 इमेजेस है, ध्यान रखना। इसमें भी ये 4 बैंड थे, ये पैनक्रोमेटिक था, और YF के भी 2 बैंड थे। इसमें 7 बैंड टोटल थे, 2 टाइप के, तो यहाँ पे 3 टाइप के तो सेंसर ही लगे हुए हैं देखिए 1C में। तो 1C बहुत सक्सेसफुल था यहाँ पे हमारा ये जो सैटेलाइट था। इस टाइप के एक ये सेंसर था, ये पैनक्रोमेटिक था, YF था, और इनकी रेंज देखिए आप, कितनी अच्छी रेंज में ये कवर कर रहे थे। और इनकी ये जो 23.5 था ये भी अच्छा ही है रिजोल्यूशन। अभी के मामले में मैं नहीं कह सकता कि सारे कामों के लिए अच्छा है, लेकिन काफी अच्छा है हमारे नेचुरल रिसोर्सेस के हिसाब से देखा जाए तो 23 मीटर को ज्यादा नहीं है, और हमारा वी गेट क्वाइट गुड इंफॉर्मेशन अबाउट द टेरेन, एंड whether we are planning for a housing society or a say urban planning or whatsoever, 5.5 meter is not that big amount. लेकिन जैसे जैसे इसका देखिए 5.8 ही था, ये 95 की बात है, ये 95 के जो ये वाला सेंसर था। फिर मैं नीचे जाता हूँ, P3 अभी भी देखिए इनके 23.5, इसमें 188 15,000, फिर 1500, फिर 520 मीटर, 520 मीटर। दीज आर फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस, दीज आर नॉट एग्जैक्टली फॉर द नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फॉर इंजीनियरिंग पर्पज। बहुत अदर इसके यूजेस भी तो हैं। तो ये पहली बार हुआ था 99 में, जब इसको IRS P4 को उन्होंने डिफरेंट नाम भी दिया था, ओशन सेट 1, फिर रिसोर्स सेट 1। ये IRS सीरीज के ही हैं, डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं, उनको अलग से नाम दिया गया क्योंकि उनकी कैपेबिलिटीज अलग थी, क्योंकि रिसोर्सेज को मैनेज करते थे। ये वाला जो सैटेलाइट था वो ओशन जो टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है, उनको ज्यादा मैपिंग करता था। तो ये इस चीज के लिए था। फिर कार्टोसेट जो कार्टोग्राफी के लिए हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग के काम की चीज है, ये 2005 में कार्टोसेट लॉन्च हुआ था। इसका रेजोल्यूशन देखिए आप, 2.5 मीटर, पेन F एंड पेन A। ये देखिए आप, एक बैंड था 0.5 से लेके 0.7, 0.5 से 0.7, और इसका जो ये स्वाथ है वो बहुत कम है। जो 30 मीटर है, जो वहां पे कितना था 180 किलोमीटर था, 30 किलोमीटर है इसका। 30 किलोमीटर बाई 30 किलोमीटर की ग्रिड मिलेगी। सेल साइज इतना होगा उसमें 2.5 बाई 2.5।